ओके। आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज सी एस एस एंड उसकी टाइप के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम क्या है सी एस एस। सी एस एस बेसिकली इसका स्टैंड फॉर बनता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। बेसिकली एचटीएमएल और जो सी एस एस का है वो ताल्लुक जो है वो जो है वो दोनों जो है वो मिलके काम करते हैं। अभी तक हमने HTML के बारे में समझा और HTML के अंदर हमने सारी बेसिक्स जो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी हर चीज़ के बारे में हमने जो है वो जाना। अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि हम जो है वो सी एस एस और क्यों हमारे लिए सी एस एस जो है वो ज़रूरी है। बेसिकली अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है और वेबसाइट की जो है अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है जिसमें हमें कलरिंग करनी है, जिसमें हमें फॉन्ट साइज जो है वो बताना है, और दीगर स्टाइलिंग करनी है, तो उसके लिए हमें जो है वो सी एस एस का इस्तेमाल करना होता है। इसकी एग्जाम्पल आप यूं ले सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखें HTML वर्सेस CSS। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ऑन पिक्चर के हिसाब से अगर आपको सिखाऊं तो आप देखें कि आपकी जो वेबसाइट का जो जो हिस्सा होता है, जो आपकी वेबसाइट होती है, बेसिकली HTML जो है वो आपका एक स्ट्रक्चर कराता है। ठीक है। अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को लेते हो, ठीक है, जो आपका स्केलेटन होता है वो आपका HTML हो गया। और अगर आप उसकी अपीयरेंस देखें, जिसमें आपके अपीयरेंस हो गई, लुक हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, तो ये सारी चीजें आप जो है वो CSS की मदद से जो है वो आप करते हो। ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम जो है बेसिकली CSS को जो है वो स्टाइल के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जो है कुछ टाइप्स हैं जिसके ऊपर हम जो है वो बात करते हैं। अब हमारे पास अगर हम CSS की टाइप की बात करें तो हमारे पास पहले आ जाता है इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS। ठीक है, ये हमारे पास जो है तीन किस्म की हमारे पास जो है वो CSS टाइप है। पहली टाइप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली टाइप आपके पास यहाँ पे जो है वो इनलाइन CSS है। इसके बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है। मैंने यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट हेडिंग। अच्छा जी। अब अगर आप यहाँ पे मैं प्रीव्यू कर दूँ, शिफ्ट F5, सॉरी कंट्रोल F5, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरे पास हेडिंग जो है वो आ गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो हूँ यहाँ पे करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर जो है वो इनलाइन CSS इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा आपको लिखना है स्टाइल, और स्टाइल के बाद जो मैं चीज़ यहाँ पे लिखूंगा वो है कलर, और कलर के बाद सेमीकोलन आपको देना है। और उसके बाद आप जो भी कलर आप देना चाहें यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कलर जो है वो दे दिया है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है उसका कलर जो है वो कलर जो है वो चेंज हो चुका है, और ब्लू वायलेट जो है वो कलर आपका उसके अंदर आ चुका है। बेसिकली ये आपका क्या हो गया, इनलाइन CSS। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको
नाइन। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सटर्नल, पहले हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। अच्छा, इंटरनल सीएसएस को आप जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे जो है, मैं कुछ डमी जनरेट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ से कॉपी करा। ठीक है, मेरे पास दो पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास दो पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अगर मैं अब जो है वो इंटरनल का इस्तेमाल करूं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, और मैं यहाँ पे जो है वो पी को यानी कि एलिमेंट को कॉल कराया, यहाँ पे जो पी होता है इससे हम सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पे जब हम कॉल करा रहे हैं एक्सएमएल के एलिमेंट को, जब हम यहाँ पे कॉल कराते हैं तो इसे हम सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस सिलेक्टर को अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे अभी चलें कलर ही देते हैं, इंटर करते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी कलर दे देते हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो वो मेरे पास यहाँ पे दोनों पैराग्राफ के अंदर जो है वो कलर जो है वो मेरा रेड हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो एक्सटर्नल है, सॉरी इंटरनल है। ठीक है, अब एक्सटर्नल किस तरीके से बनता है, एक्सटर्नल हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल में आना है और न्यू टेक्स्ट फाइल में आना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो मैं यहाँ पर आया। अब मैं यहाँ पे HTML की जगह पे CSS को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने CSS को जो है वो सिलेक्ट करा और उसको मैंने कंट्रोल एस करा। कंट्रोल एस आने के बाद आप उसी फोल्डर में, जो कि मैंने अभी आज है जो फोल्डर मैंने बनाया है जिसके अंदर मेरे पास HTML की फाइल मौजूद है, वहीं पे आपको एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम आपको रखना है CSS। ठीक है, CSS का फोल्डर आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, ये आपको बनाना लाजमी है, आपको फोल्डर जो है वो रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक चीज सेपरेट रखनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आए, यहाँ पे मैंने फाइल का नाम मेन रख सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम जो है वो दे सकते हो। अब जो है वो मैंने यहाँ पे कह दिया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो मैंने पी जो कॉल कराया था, ठीक है, अब मैं दीगर चीजें जो है वो यहाँ पे मैं कॉल करवाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोबारा आया, पी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा। अब मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, व्हीट कलर दे दिया। तो आप यहाँ देखोगे कि अच्छा बहुत ही लाइट कलर हो रहा है। और नहीं, ठीक है, लाइट कलर भी आ जाएगा लेकिन अभी मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा हमें। अच्छा, अब नजर क्यों नहीं आ रहा, नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने फाइल तो बना ली, लेकिन मैंने यहाँ पे HTML में इसको एम्बेड नहीं करवाया। एम्बेड करवाना मेरे लिए जरूरी है, यानी कि लिंक करवाना जरूरी है। तो आप यहाँ पे लिंक लिखेंगे, इसका रिलेशन बताएंगे, स्टाइल शीट, href, और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबा के मैं यहाँ पर आया, इसके ऊपर सेलेक्ट करा। अब अगर आप यहाँ देखें तो रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से कुछ अब तीनों हमने जो है वो समझ लिया, लेकिन
अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि ये वाली जो एक्सटर्नल होती है ये रिकमेंडेड होती है, ठीक है। आप जो है रिकमेंडेड होता है, इसको आपको जो है वो लाजमी जो है वो कंपलसरी, मतलब रिकमेंडेड इसलिए कहा जाता है, इसको रिकमेंडेड इसलिए कहा जाता है कि आप एक्सटर्नल फाइल इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बनाने लग जाऊं तो एक वजह क्या होगी कि एक रीजन जो है वो ये हो जाएगा कि मेरा जो कोड है वो मिक्सअप हो जाएगा, यानी कि मेरा एचटीएमएल भी वहीं पर है और मेरा जो सीएसएस है वो भी यहीं पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंटरनल जो सीएसएस होता है, इंटरनल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिस फाइल में आपने ये काम करा है, ठीक है, सिर्फ उसी के अंदर जो है वो काम करेगा। मतलब कि अगर मैं दूसरा पेज बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके अंदर वो स्टाइलिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं एक और पेज एग्जांपल के तौर पे बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करी, HTML, और मैंने यहाँ पे कहा, ये मैंने ले लिया अबाउट का पेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेते हैं अबाउट के नाम से, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिया अबाउट पेज, ठीक है। मैंने नाम जो है वो अबाउट पेज ही रख लिया। अब मैंने अबाउट पेज जब मैंने रखा और मैं अब इसको जो है वो देखना चाहता हूँ, तो अब मैं यहाँ आया और मैंने इसको अबाउट डॉट एचटीएमएल का, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग जो है वो नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक्सटर्नल फाइल को लिंक करवा दूं, कंट्रोल स्पेस बार, और यहाँ पे, तो अब क्या फायदा होगा इससे कि जो मेरी एक्सटर्नल फाइल थी वो इसके अंदर भी अटैच हो गई है, अब उसके अंदर भी वही सेम स्टाइलिंग जो है वो काम करेगी। क्लियर? बात समझ आ रही? तो इसका फायदा आपको ये होता है कि आप मल्टीपल पेजेस के अंदर एक्सटर्नल फाइल जो है मल्टीपल आप, एक आपने सिर्फ सीएसएस बनाना है, उसको मल्टीपल जो है वो पेजेस के ऊपर लिंक करवाते हैं, एक ही फाइल को, एक ही वो सारी चीजें जो है स्टाइल हो जाएगी। तो एक्सटर्नल जो है वो हम नॉर्मली यूज, इंटरनल जो यूज है वो हमारा बहुत ही रियली इसको यूज करते हैं। और अब फर्क रह गया इनलाइन का। इनलाइन में डिफरेंसेस क्या है? इनलाइन में मिसाल के तौर पे इनलाइन हमें कहाँ पे यूज करनी चाहिए? हाँ, छोटा सा फॉर्म हो। नहीं, फॉर्म में नहीं, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो इनलाइन। मतलब क्या इसका इस्तेमाल है? हाँ, इस पहले स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर कोई स्टाइलिंग करनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मेरा जो लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर मुझे वो अगर एग्जांपल के तौर में ये कहना है कि भाई इसके जो फॉन्ट साइज हैं, ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक फॉन्ट साइज जो है वो इसका थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज कहा और मैंने यहाँ पे कहा कि भाई जो है वो 24 पिक्सल हो जाओ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो जो है वो स्पेसिफिक उस जगह पे जो है वो आपका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? अब अगर आप यहाँ पे आगे देखिए, तो अब हम अच्छा, अबाउट का पेज मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ये मेरे बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मजीद इसके ऊपर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम यहाँ पे मोर स्टाइलिंग सीखेंगे, मोर प्रॉपर्टी सीखेंगे, ठीक है। ये आपका सिलेक्टर होता है, ठीक है, ये आपका जो है वो प्रॉपर्टी होती है, और ये इसे हम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाएं नीचे, तो बल्कि इसी के अंदर, तो अब मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कहता हूँ कि भाई मेरी जो लाइन हाइट है वो 1.5 EM। अच्छा, EM क्या होता है मैं भी आपको आगे ये यूनिट पिक्सल्स EM के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आए, रिफ्रेश करा,
तो हर लाइन में जो है वो गैप आ जाता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ वाले पैराग्राफ के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप जो है वो ज्यादा महसूस हो रहा है। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके फॉन्ट साइज के ऊपर, ठीक है। अगर आपका फॉन्ट साइज जितना छोटा होगा तो उतना ही आपकी स्पेस जो है वो लाइन हाइट की कम करेगा, और जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से जो है स्पेस भी आपकी हर लाइन की जो है वो बढ़ जाती है। इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें, कुछ मजीद हम यहाँ पे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ आए, मैंने कहा भाई वर्ड स्पेसिंग। यहाँ पे मैंने जब वर्ड स्पेसिंग कहा और मैंने यहाँ पे कहा 5 पिक्सल, तो आप अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे हर उस जगह पे जो है वर्ड की जो स्पेसिंग है वो आपके पास जो है वो आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लेटर स्पेसिंग करते हो, और लेटर स्पेसिंग में मैंने यहाँ पे कह देता हूँ 4 पिक्सल, आप यहाँ देखेंगे तो हर उसमें जो है वो 4 4 पिक्सल का, हर वर्ड के अंदर लेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 4 पिक्सल का गैप आ गया। ठीक है। अगर मुझे इसका फॉन्ट की टाइप चेंज करनी है, यानी कि मैं यहाँ पर आया फॉन्ट फैमिली, और मैं यहाँ पे अभी फिलहाल एक वरदाना के नाम से मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट करा, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने फॉन्ट फैमिली दिया है तो वरदाना का मतलब ये है कि अगर ये आपके पीसी से उठाएगा, ठीक है। अगर आपके पीसी के अंदर ये फॉन्ट मौजूद नहीं है तो वो ढूंढेगा जिनेवा को, ठीक है। अगर जिनेवा भी नहीं मिला उसको तो ट्रोमा मिलेगा, और ट्रोमा नहीं मिला तो सैन सेरिफ का कोई भी फॉन्ट जो है वो आपके सिस्टम में मौजूद होगा, वो आपको फिर करके डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से कुछ और मजीद हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं तो आप देखोगे कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड पे ऊपर हो जाएगी। और अगर मैं इसको जो है वो सेंटर कर दूं तो ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ जस्टिफाई, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से वो एक लाइन में कर देगा, यहाँ से कोने पे एक लाइन में कर देगा, और बीच में ज्यादा ज्यादा जो है वो गैप दे देगा, ताकि जो है वो यहाँ से भी बैलेंस हो सके और यहाँ से भी बैलेंस हो सके। तो इसे हम जस्टिफाई कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये भी आप लोगों को जो है वो समझ में जो है वो आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं कमेंट की। तो कमेंट कैसे होता है यहाँ पे सीएसएस के अंदर? अगर हम बात करें तो आपके पास जो है स्टार, स्टैरिक, स्टैरिक स्लैश, इस तरीके से जो है वो आपके पास जो है वो कमेंट लग जाता है। अब हम यहाँ पे सिलेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। सिलेक्टर्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास जो है वो सिलेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो मजीद हम काम जो है वो हम कर रहे होते हैं। पहले पास हमारे पास आ जाता है यूनी सिलेक्टर। अच्छा जी, यूनी सिलेक्टर आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। ये आपका रिप्रेजेंट, अच्छा, इसका सिंबल होता है स्टैरिक, ठीक है। इस तरीके से आप इसके ऊपर आप काम करते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ और सेलेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि डिसेंडेंट, डिसेंडेंट सेलेक्टर।
अब डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं? एक सेकंड में स्पेलिंग चेक कर लूँ, ये स्पेलिंग में मिस्टेक लग रहा है। डिसेंडेंट। अच्छा, अब डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होता है? जैसे कि फी है आपका, ठीक है, जैसे कि आपका डिव है, या डायरेक्ट आप H1 कॉल करा रहे हैं, ये सारे जो है वो आपके डिसेंडेंट सेलेक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से आपके पास कुछ और सेलेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि आपके पास हैश है, बेसिकली ये आईडी कहलाता है आपका, ठीक है। हैश जो है वो आईडी होता है आपका, ठीक है। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। डॉट होता है, ये हमें इसे क्लास कहते हैं। ये सारे सेलेक्टर्स हैं, ठीक है। सूडो सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिव हो गया, ओवर हो गया, एंड हो गया, एंड चाइल्ड, ठीक है। ये सारे हमारे पास सूडो सेलेक्टर्स है। इसके बाद हमारे पास और मजीद नेस्टेड आ जाते हैं। नेस्टेड सिलेक्टर या ग्रुपिंग सिलेक्टर हमारे पास कहलाते हैं ये। हम्म। जैसे कि आपने पहले जो है वो कॉल कराया डिव, उसके बाद आपने पी कॉल कराया, तो इसे हम नेस्टेड कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास आ गया कि पहले आपने एक पेरेंट को बुलाया, फिर आपने वहां पे चाइल्ड को बुलाया, उसे हम नेस्टेड कहते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करता है इसको हम आगे देखेंगे सबको। हमने इसको कमेंट कर दिया। तो ये सारे डिसेंडेंट में आपके पास बॉडी भी आ जाता है, और फुटर आ जाता है। इस तरीके से मल्टीपल आपके पास सेलेक्टर्स आ जाते हैं। अ, अब इनका काम क्या है, इनकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है? देखिए, अगर हम सबसे पहले डिसेंडेंट सेलेक्टर या यूनिवर्सल सेलेक्टर की बात करें, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो हम कहाँ क्या यूज करते हैं? यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हाँ, नहीं आइडिया। अच्छा देखें, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स होता है यानी कि ऐसे काम, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पूरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ, अगर आप यहाँ देखें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेसिंग्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपके पास थोड़ा सा स्पेस आ रहा है ऊपर से। आप चाहते हो कि यार मेरे पास बाय डिफॉल्ट, अगर मैं यानी कि ये कहता हूं कि मेरे पास जो मार्जिन है, मार्जिन क्या होते हैं बेसिकली आपके पास, जो आपकी स्पेस होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका यहाँ से जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, और आपका जो बाय ऊपर से था, इसका सारा जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन थे वो ऑटोमेटिकली खत्म कर दिए हमने, ठीक है। यानी कि तमाम जो ऐसे चीजें जो कि आपको हर जगहों पे अप्लाई करना है, तो वहां पे आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का जो है वो इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिसेंडेंट है। अच्छा, डिसेंडेंट हमने पढ़ लिया है, जैसे कि पी है, ये आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर है। क्लास की बात करते हैं। देखिए, क्लास हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखिए, क्लास का एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरीके से ले सकते हो, मिसाल के मैं डमी टेक्स्ट में आता हूँ दोबारा।
मैंने एक हेडिंग ले ली। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग भी है और पैराग्राफ भी है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सीएसएस में आया और मैंने यहाँ पे एक क्लास जो है डॉट से जो है वो मैंने यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे फॉन्ट साइज, या मैं इसके अंदर चलें साइज के नाम से दे देता हूँ। और मैंने यहाँ पे कहा फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई भी। ठीक है, कोई भी मैंने एग्जैक्ट एक्स वाई जी कलर दे दिया। अब मैंने एक क्लास बना के रख ली। अब मुझे कहीं पे जरूरत पड़ रही है कि भाई ये सेम स्टाइलिंग जो है वो मुझे H2 के अंदर करनी थी। मैंने यहाँ क्लास में आया और मैंने यहाँ पे साइज दे दिया। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो वही चीज सेम आपकी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, साइज भी हो जाएगा और उसकी जो है वो कलर भी उसके ऊपर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसके ऊपर भी वही सेम चीज जो है वो अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई यहाँ आए, आपने क्लास दी, आपने यहाँ पे साइज दिया, और आपने यहाँ पे दोबारा से जो है वो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज जो सेम प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे अप्लाई हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है, और उसका जो है वो बैकग्राउंड कलर भी जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि क्लास का मकसद क्या है कि आप मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हो, जहां पे भी आपको जरूरत है आप वहां पे क्लास को इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास जो है वो स्पेसिफिक जगहों पे आपने पहले से एक बना के रख ली, उसको आप जो है वो कॉल करवा सकते हो, इसे हम क्लास कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह आगे चीज़ें जो आगे हमारे सिलेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हम इसको देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं।